हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम की डेट शीट जो है आईएससी बोर्ड की बहुत पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी और कल सीबीएसई की भी डेट शीट रिलीज़ हो गई है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है क्वेश्चंस का। बेसिकली मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, लाइक इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं, ग्रुप वाइज करके दिए गए हैं। पार्टनरशिप का वॉल्यूम दिया गया है, एक पूरा वॉल्यूम है उस पर। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। होता यह है कि जब भी प्रैक्टिस की बात आती है तो हम शुरुआत से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नहीं कर पाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वही करते हैं। यानी कि आप कैसे इफेक्टिव तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर जो है उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस इशू ऑफ डिबेंचर्स और जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ये दोनों चैप्टर को मैं सीरीज वाइज कंप्लीट करूँगा। इसमें कई सीरीज में मैं इसको बताऊँगा, तो हर एक इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना क्या है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन और भी अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर्स को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर्स एक अलग चैप्टर ही है, अलग पार्ट है। और ये डिबेंचर जो है और डिबेंचर के साथ रिडेम्पशन भी आ जाता है, तो इन दोनों को मैं एक साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, बहुत ही शॉर्ट में आप जानने का प्रयास करें कि ये होता क्या है, डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स जो होता है जस्ट लाइक अ शेयर। जैसे कंपनी को जब लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। जब उस लॉन्ग टर्म लोन लेने से आपको फंड चाहिए उसकी जब पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप क्या करते हैं, एज अ कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। शेयर में क्या करती है कंपनी, ऑनरशिप देती है, आउटसाइडर्स को क्या देती है, एज ए इंडिविजुअल पर्सन वो ऑनर बन सकता है अगर वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है शेयर में। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर XYZ कंपनी है, ये कंपनी, इस कंपनी को जरूरत है लॉन्ग टर्म कैपिटल की, लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है, कंपनी के पास दो सोर्स होते हैं यहाँ पे, इक्विटी एंड डेब्ट। ये आप बीएसटी में भी, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसको जानते हैं कि ये बीएसटी में भी दिया गया है, और जो कॉमर्स आईएससी के बच्चे हैं उनको कॉमर्स में ये चीज़ें बताई गई हैं। दैट हियर कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी एंड डेब्ट। इस इक्विटी में क्या आ जाता है, इसको ऑनरशिप इक्विटी बोलते हैं। इसमें आ जाता है, इसमें आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हम एडीआर जीडीआर को भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा हमको, आपको मेन फोकस करना है इशू ऑफ डिबेंचर जो प्रैक्टिकल है उस पर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सपोज XYZ कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत है, यानी कि पैसे की जरूरत है, तो या तो ऑनरशिप के द्वारा वो फंड रेज कर सकती है कंपनी इक्विटी इशू करके, या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके, नहीं तो कंपनी डेब्ट इशू करेगी। डेब्ट का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे आते हैं, डेब्ट में डिबेंचर आ जाता है। हम बेसिकली आप जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे डिबेंचर्स, बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो डिबेंचर्स होते क्या है, ये एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट होता है। डिबेंचर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। ये कंपनी जो है एक सर्टिफिकेट इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, उन व्यक्तियों को जो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी की डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से लोन देते हैं कंपनी को। तो कंपनी ये एक्नॉलेज करती है कि भाई हमने आपसे इतना पैसा लोन के रूप में लिया है। और इस जो भी डिबेंचर्स होता है उसके साथ एक कूपन रेट होता है, यहाँ पे कूपन रेट, जो इंटरेस्ट रेट जो होता है ना,
डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपनी पेड करती है, उसी इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पे कूपन रेट बोलते हैं। और इसी इंटरेस्ट रेट से कंपनी जो है जितने भी डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट दो तरीके से दिया जाता है, हाफ ईयरली दो रूप में दिया जाएगा, 6 मंथ पे दिया जाता है, यानी कि एक दिया जाएगा 6 मंथ के बाद और दूसरा भी 6 मंथ के बाद, यानी कि एक अगर अप्रैल से है तो आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में दिया जाएगा और दूसरा जो दिया जाएगा मार्च 31 को दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक इसमें है, उसमें आप इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या एंट्रियां आपको करनी होती है। तो ये तो था डिबेंचर आपका, कि डिबेंचर कंपनी क्यों इशू करती है, तो लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए करती है। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो डिबेंचर खरीदता है, जो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, और ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ये जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये कंपनी के ऑनर होते हैं, बट जो भी व्यक्ति डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो ये तो रहा यहाँ पे डिबेंचर। अब आते हैं कि कंपनी जो है डिबेंचर इशू कैसे करती है, और इस चैप्टर में इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपको प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस किस चीज पे, किन पॉइंट पे करना है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको ध्यान से, क्या है इसमें कि डिबेंचर्स को इशू करने का जो प्रोसेस है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो सेम टू सेम कॉपी है आपका इशू ऑफ शेयर्स का। यानी कि इशू ऑफ शेयर्स जैसे आप करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको इशू ऑफ डिबेंचर भी करना है। तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स में आपने क्या किया था, फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। करना क्या है, शेयर्स के पॉइंट पे जहां जहां शेयर्स यूज हुए हैं वहां पे आपको डिबेंचर्स टर्म यूज करना है, और डिबेंचर्स के साथ क्या यूज करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सपोज 12% अगर डिबेंचर है तो 12% लिख देना है। तो यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, तो मैं टॉपिक सबसे पहले लिखता हूं और एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें पढ़ना क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर्स ये 3 तरीके से कंपनी इशू कर सकती है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और ऑन प्रीमियम देयर। कंपनी डिबेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकती है। एट पार, पैर कंपार का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू पे, नॉमिनल और फेस वैल्यू। यानी कि सपोज अगर किसी डिबेंचर को, अब कंपनी अगर होता क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे XYZ कंपनी थी। कंपनी शेयर का जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, सेम वही यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया जाता है पूरे अमाउंट को नंबर ऑफ डिबेंचर्स में। सपोज कंपनी को अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी इस 1 लाख रुपए के लिए डिबेंचर इशू करना चाहती है, तो ठीक वही काम करेंगे, फेस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर एक डिबेंचर की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, 100 रुपीज ईच पर डिबेंचर, या फिर 100 रुपीज ईच डिबेंचर की जो वैल्यू है, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। एक डिबेंचर की अगर वैल्यू 100 है और 1 लाख रुपए के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पे इशू किया जाएगा, 1000। यानी कि जो 1000 डिबेंचर्स है, कंपनी जो है कितने रुपए पर इशू करेगी, 100 रुपीज ईच पे इशू करेगी। तो यहाँ पे जो 100 रुपीज का आ रहा है वह उसका नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू है, इसको हम एट पार भी बोलते हैं। डिस्काउंट क्या है, अगर कंपनी जो है डिबेंचर को इशू करती है लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, तो अगर 100 रुपीज है और 10 रुपीज का डिस्काउंट दिए, यानी कि इशू किए 90 पे, तो इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। प्रीमियम क्या होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसको हम रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न किया हुआ इनकम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको हम कैपिटल प्रॉफिट लिखते हैं। तो सपोज अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है और 10 रुपीज एक्स्ट्रा अगर कंपनी चार्ज करे, यानी कि कंपनी चार्ज कर रही है 110, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट पर 100
एट डिस्काउंट 90 एंड एट प्रीमियम 110। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पर डिस्काउंट और एट प्रीमियम देयर। तो ये पहला टॉपिक है जो आपको इसमें पढ़ना है। एंट्रीज वही है जो पहले एंट्री आप शेयर में कर चुके हैं, केवल आपको करना क्या है, शेयर के स्थान पे आपको लिख देना है 12% डिबेंचर या फिर 10% डिबेंचर या फिर जितने भी रेट दिया गया है वो रेट जोड़ करके डिबेंचर को लिखना है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है यहां पे इशू of debentures for consideration other than cash। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये चैप्टर आपके शेयर वाले में भी था, तो ज्यादा कंफ्यूजन की यहाँ जरूरत नहीं है। इन दोनों पॉइंट को अगर आपने शेयर में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको डिबेंचर यूज करना है शेयर के जगह पे, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। अब यहाँ पे जो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, यहाँ पे ये 3 तरीके का आपको पढ़ना है। पहला जो है आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिबेंचर्स पेड टू promoters। Second, as a underwriting commission, और जो तीसरा है वो है आपका यहाँ पे टू वेंडर्स। शेयर के चैप्टर में आपने पढ़ा था, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में पढ़ा था कि अगर प्रमोटर है जो कंपनी बनाता है तो कंपनी बनाने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रमोटर ही करता है, क्योंकि वही कंपनी को डेवलप करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। तो उसके भी कुछ राइट्स होते हैं कंपनी में, उस राइट्स को या तो वो मनी की वैल्यू में ले लेगा या फिर वही कंपनी उसी के नाम से शेयर इशू कर देगी, और नहीं तो कंपनी डिबेंचर भी इशू कर देगी। तो इसके लिए क्या एंट्री है वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, अंडरराइटिंग कमीशन। कभी कभी होता क्या है, कंपनियां जो है अपना डिबेंचर या फिर शेयर जो है मार्केट में इशू करती हैं और कोई भी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उनको फंड कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस शेयर को और डिबेंचर को अंडरराइट कर लेते हैं, यानी कि पूरी की पूरी खरीद लेते हैं, यानी कि एक प्रकार की फैसिलिटी देते हैं उन कंपनियों को जो कंपनियां अपना शेयर मार्केट में नहीं बेच पाती हैं, और इसके बदले वो कमीशन चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये फैसिलिटी दिया, सारे डिबेंचर सारे शेयर खरीद दिए, तो उनको कंपनी क्या करती है, उन लोगों को कमीशन देती है। उसी कमीशन को अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो कमीशन के बदले में कंपनी चाहे तो पैसे दे सकती है और नहीं तो उतने रुपीस का डिबेंचर इशू कर सकती है। इसके लिए एंट्री क्या होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। और थर्ड जो है वेंडर्स। कंपनी अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कैपिटल गुड्स अगर बाहर से खरीदी है, लाइक मशीनरी, कोई भी प्रॉपर्टी, फर्नीचर खरीदी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कंपनी या तो कैश पेड करेगी और नहीं तो उतने नंबर का डिबेंचर इशू कर सकती है और नहीं तो शेयर इशू कर सकती है। तो शेयर वाले चैप्टर में आप ये तीनों पढ़ चुके हैं एक बार, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि इसको फिर से एक बार रिवीजन आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी है, ये पिछले चैप्टर में, शेयर चैप्टर में ये दोनों आ चुका है। जो नहीं पढ़े हैं वो अब आएगा। उसमें क्या आएगा, जो इसके बाद का है वो है कोलेटरल सिक्योरिटीज। ये आप नहीं पढ़े हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटीज होता क्या है, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। मैं लिख देता हूं कि आपको पढ़ना कौन कौन सा पार्ट है। कोलेटरल सिक्योरिटीज के बाद पढ़ना है आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और उसके बाद जो दो और पार्ट हैं, तो मैं एक और पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक और पार्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स, इंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी जब डिबेंचर कंपनी रिडीम करेगी? ये आपका एक नया टॉपिक है इस चैप्टर में, इशू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों बहुत नया नहीं है, ये दोनों पुराना टॉपिक है, आप शेयर्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नया जो पॉइंट है वो क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटीज, दूसरा एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट आपका है वो है आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो अभी मैंने पॉइंट लिखा है, कोलेटरल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इन्हीं में से ज्यादा चांस हैं कि आएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसमें से पूछना रहेगा तो वो शेयर से भी पूछ सकता है। ये जो दो पॉइंट है, इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर इसमें से पूछना रहेगा तो ये शेयर से भी पूछ सकता है, क्योंकि ये शेयर्स में है। और इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो ज्यादा प्रायोरिटी इन 4 पॉइंट को देगा, क्योंकि ये 4 जो पॉइंट है ये केवल इसी चैप्टर में है, आपके शेयर्स वाले चैप्टर में नहीं है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं कोलेटरल सिक्योरिटीज के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटीज को आप ध्यान से समझें और ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। या फिर अभी इतना चीज आपको समझ में आ गया है तो कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड कर देता हूं। आप उसको शुरुआत से हर एक पार्ट के लिए, हर एक चारों पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो, ताकि वो वीडियो शॉर्ट भी हो जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है और आपको ज्यादा फोकस किस पे करनी है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।